Hello guys, today we are going to discuss respiration from chapter 6 life processes for our class 10 students, because in our previous video we had started this topic and we learnt about the differences between aerobic and anaerobic respiration and what are the different equations of this topic concerned. So let us proceed to the next topics of this chapter, and today we are going to discuss on these points. First, respiration in plants, means how do plants respire. Then we will see respiration in case of animals who are simple unicellular animals. Then we will see how an earthworm respires. Then in fish, mussels and prawns etc., means aquatic animals. Then in insects like mosquitoes, grasshopper, housefly, cockroaches etc., how do they respire? And finally, how the respiration occurs in case of lizard, frog, birds, mammals, humans etc. So let's start. प्लांट्स में जहां तक रेस्पिरेशन का सवाल है, प्लांट्स एक्चुअली हम जानते हैं कि वेल डेवलप्ड प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स, ये तीन मेजर पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के, और इन तीनों ही पार्ट्स में प्लांट बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन इंडिविजुअली होता है. यानी प्लांट्स का रेस्पिरेशन जब होता है तो रूट्स में अलग, स्टेम में अलग और लीव्स में अलग. ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि जो मल्टीसेलुलर और वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर में एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ओके, व्हिच फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट. बट हियर इन केस ऑफ प्लांट्स दिस रेस्पिरेशन इज डन सेपरेटली, इंडिविजुअली. ओके, अगर हम रूट्स की रेस्पिरेशन की बात करते हैं, आप जानते हैं कि प्लांट्स के रूट्स सॉइल के अंदर फिक्स होते हैं, और सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस है, जहां वहां पर जो एयर मौजूद है, वहां पर उसके कांटेक्ट में होते हैं प्लांट की बॉडी के रूट हेयर, रूट्स के रूट हेयर मौजूद होते हैं वहां. तो रूट हेयर्स के थ्रू वो एयर जो सॉइल के अंदर पार्टिकल्स के बीच बीच में मौजूद है, वो एयर वहां से डिफ्यूजन के जरिए रूट हेयर्स में एंटर करती है, और वहां से रूट हेयर्स के थ्रू एंटर करके फिर ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है, और इसी तरीके से उन्हीं रूट हेयर्स के जरिए वापस CO2 रिलीज कर दी जाती है एज ए प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. अब स्टेम की अगर हम बात करते हैं, तो जो जनरल जो हर्बेशियस प्लांट्स है, जनरली जो डेलिकेट स्टेम वाले होते हैं, उनके अंदर स्टेम वाले पोर्शन में भी, ग्रीन पोर्शन में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं. और स्टोमेटा ऐसी ओपनिंग है जो प्लांट बॉडी में रेस्पिरेशन को, मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, और साथ ही साथ जो ट्रांसपिरेशन है उसको फैसिलिटेट कराने के लिए काम करती है. तो स्टेम के अंदर जो मेनली, जैसे मैंने बताया, डेलिकेट स्टेम्स की बात कर रहा है, तो उन केस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स, और उन स्टोमेटा के जरिए जो ऑक्सीजन है एयर से वो स्टेम के अंदर डिफ्यूज होकर अंदर जाती है, और उसी स्टोमेटा के जरिए वापस CO2 बाहर एनवायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है. तो ये प्रोसेस है सिंपल डिवीजन का इन केस ऑफ रूट एज वेल एज इन केस ऑफ स्टेम्स. लेकिन अगर जो बड़े बड़े वुडी ट्रीज होते हैं जिनके ट्रंक के ऊपर बार्क लगी होती है, तो उसमें बीच में छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं. यानी जो बहुत बड़े बड़े वुडी ट्रीज हैं, जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तो इनके अंदर जो बार्क होती है, बार्क के बीच में ट्रंक पूरे पोर्शन में वहाँ लेंटिसेल्स पाए जाते हैं. उन लेंटिसेल्स के जरिए ये गैसेज एक्सचेंज कंडक्ट हो पाता है, ओके, इन केस ऑफ वुडी ट्रीज. नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्लांट की लीव्स में क्या होता है. लीव्स में भी स्टोमेटा है, और आप जानते हैं कि जनरल जो नॉर्मल डेलिकेट प्लांट्स जो होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स के केस में खासकर जो स्टोमेटा है वो उसकी पत्ती के लोअर सरफेस पे ज्यादा संख्या में होते हैं, ताकि जिससे ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस है उसको कुछ हद तक मिनिमाइज किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके. ओके, तो रेस्पिरेशन में जो स्टोमेटा है वही यहाँ फंक्शन करते हैं लीव्स में भी. कि प्लांट्स के केस में आप जानते हैं कि जो लीव्स है एक्चुअली, जो ग्रीन पोर्शन है प्लांट का, वो दो काम करते हैं बेसिकली. एक तो जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू आउट द डे, यानी 24 घंटे चलते रहता है, डे टाइम में भी नाइट टाइम में भी रेस्पिरेशन होता है प्लांट बॉडी में. और साथ ही साथ जो फोटोसिंथेसिस है
वो हम जानते हैं कि केवल डे टाइम में जनरली होती है, एक मेजर पोर्शन में। तो एक्चुअली दिन के समय में और रात के समय में इस ऑक्सीजन और CO2 का थोड़ा सा जो अमाउंट है वो वेरिएबल हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स। देखिए होता क्या है, दिन के वक्त जब सनशाइन होती है तो सनशाइन की सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन भी साथ साथ हो रहा है। तो उस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 एनवायरमेंट में मौजूद है प्लस जो CO2 आसपास के जो जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं जो रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सेल कर रहे हैं, वो CO2 प्लांट फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम करते रहते हैं। और इसकी वजह से दिन के वक्त जो नेट अमाउंट है CO2 का वो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के मुकाबले कम होता है, क्योंकि दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए और CO2 कंज्यूम की जा रही होती है फोटोसिंथेसिस में। तो ओवरऑल होता क्या है, दिन के वक्त इसलिए जो ऑक्सीजन की अमाउंट है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है CO2 के मुकाबले डे टाइम में। रात के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट बंद, अब केवल रेस्पिरेशन चल रहा है। तो लिविंग बींग्स एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं। और जो प्लांट्स है रात में वो उनके फोटोसिंथेसिस बंद हो गई, वो भी रेस्पिरेशन ही कंडक्ट कर रहे हैं केवल। तो इस वजह से रात के वक्त CO2 की अमाउंट, जो नेट कंटेंट CO2 की अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू दी ऑक्सीजन, ओके, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए डे टाइम में ऑक्सीजन की अमाउंट कंपेरेटिवली ज्यादा रहती है और रात के वक्त फोटोसिंथेसिस के बंद होने की वजह से CO2 की जो अमाउंट है नेट क्वांटिटी वो ज्यादा बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, राइट। तो इस तरीके से वेरिएबिलिटी आपने देखा कि प्लांट के रूट में, स्टेम में और लीव्स में किस किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है इंडिविजुअली, सेपरेटली। अब बात करते हैं चलिए एनिमल्स की। एनिमल्स में रेस्पिरेशन को लेकर काफी वेरिएशंस हैं। यानी अगर हम एक सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल की बात करें जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो इनके केस में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ही ये ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करती है और CO2 सेल से बाहर जाती है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज दे हैव ओनली वन सेल इन देयर एंटायर बॉडी, तो उसी एक सेल से सेल मेम्ब्रेन के जरिए ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। और दिस इज हाउ दे कंडक्ट देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन with the help of cell membrane or plasma membrane, okay। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म आप जानते हैं फाइलम एनिलिडा का मेंबर है। अर्थवॉर्म जो कि मिट्टी में ज्यादातर रहता है, तो उसकी जो स्किन है, बेसिकली जो मॉइस्ट स्किन है, उस स्किन को ही ये अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह इस्तेमाल करता है। यानी अर्थवॉर्म के केस में ये उसकी स्किन ही उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो ऑक्सीजन को इनटेक करती है और CO2 को एक्सहेल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थवॉर्म इज इन स्किन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, मसल्स, प्रॉन्स, ओके। प्रॉन आप समझते हैं जिसको हिंदी में हम लोग झींगा बोलते हैं। तो ये क्या है, इन एक्वेटिक एनिमल्स के केस में जो रेस्पिरेशन है वो एक्चुअली गिल्स के जरिए होता है ना। हम जानते हैं कि जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है ज्यादातर वो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो ये गिल्स वाटर के डिजोल्व ऑक्सीजन को इनहेल कराते हैं, बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं और उसी गिल्स के जरिए जो CO2 है वो वापस पानी में रिलीज कर दी जाती है। सो इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, मसल्स एंड प्रॉन्स, they have gills as their respiratory organs, right। next अगला टॉपिक हमारा इन केस ऑफ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, ग्रास हॉपर। इन केस ऑफ इंसेक्ट्स they have very tiny holes in their body, very tiny holes, and these holes are called as spiracles। और इसके साथ साथ कुछ एयर ट्यूब्स पाई जाती हैं जिनको हम ट्रेकिया बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स के केस में बेसिकली जो उनकी बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे टाइनी होल्स हैं यानी स्पाइरिकल्स जो है, और साथ ही साथ जो एयर ट्यूब्स हैं जिनको ट्रेकिया कहा जाता है, तो ये इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनके थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, ओके। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। इन केस ऑफ एम्फीबियंस,
रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। देखिए इनके अंदर, इन सब के अंदर बेसिकली लंग्स पाए जाते हैं। यानी फिश क्लास स्पीसीज के बाद जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सारे क्लासेस के अंदर जो ऑर्गेनिम्स हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, इनमें लंग्स होते हैं, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉग देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग फैक्ट कि फ्रॉग के अंदर, क्योंकि फ्रॉग हम जानते हैं क्लास एम्फीबिया का मेंबर है, तो फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन होता है दो तरीके से। यानी आप जानते हैं कि मेंढक पानी के अंदर भी रह सकता है, जमीन के ऊपर भी रह सकता है। तो जब फ्रॉग पानी के अंदर होता है, व्हेन इट इज इनसाइड वाटर, देन इट रेस्पायर्स थ्रू इट्स स्किन, मीन्स इट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। ठीक है, तो जब मेंढक पानी के अंदर होता है तो उस वक्त उसकी स्किन उसके गैसेज एक्सचेंज में हेल्प कर रही होती है, और इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जब वही फ्रॉग जमीन पर आ जाता है तब उसके लंग्स एक्टिवेट होते हैं, तब उसके लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा होता है, और इसको कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस स्मॉल क्रिएचर। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन through moist skin inside water, and pulmonary respiration by the help of lungs outside the water, that is on the land. And in case of human beings and other mammals and birds, we have a very well developed respiratory system, very well designed, well organized respiratory tract we have, and about this we are going to discuss in our next class. So guys, this is all for today. Keep doing your homework, all the index questions of your book, up to all the topics regularly. Stay home, stay safe, keep your all family members safe, and keep utilizing this time very wisely. Keep watching videos. Thank you. God bless you all.